नमस्कार दोस्तों। जैसे ही परसों मुझे पीएचडी अवार्ड हुई और उसकी जब सोशल मीडिया पे पोस्ट बच्चों के द्वारा की गई, हालांकि मैंने तो कल पोस्ट करी थी, उससे पहले ही बहुत सारे स्टूडेंट ने पीएचडी की जो मेरी उपाधि थी उस पर कई सारे स्टूडेंट ने स्टेटस लगा लिए थे, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए उसके गुरुजी की जो सफलता होती है वो स्टूडेंट ऐसा मानता है कि वो उसकी सफलता है और उसको बड़ी गौरवान्वित करने वाली अनुभूति होती है। तो शिक्षक के लिए शिक्षार्थी बड़ा महत्वपूर्ण होता है और शिक्षार्थी के लिए उसके शिक्षक की उपलब्धि अपने से भी बड़ी उपलब्धि को मानता है। तो ऐसे हजारों स्टेटस होते हैं जो हम देख भी नहीं पाते, क्योंकि सबके नंबर भी सेव नहीं होते, मगर बहुत सारी जगह से ऐसे देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। तो फिर बड़ा हर्ष होता है कि कम से कम बच्चों को किक मिलती है कि हम भी ये करें। अब हम करते हैं तो अब जैसे मैंने पीएचडी की तो मेरे एकेडमिक रिकॉर्ड के लिए भी करी, साथ में एक हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो एकेडमिक जगत की सबसे बड़ी डिग्री हासिल करें, तो उन उद्देश्यों से की। अब इसको देख के हर एक स्टूडेंट जो बहुत ही सामान्य बुद्धि का है या सामान्य परिवार से है, वो भी ड्रीम देखता है कि भाई मैं भी पीएचडी करूं, मेरे नाम के आगे भी डॉक्टर लगे, और वो भी चाहता है कि उसकी एक पुस्तक हो, थीसिस हो। ऐसे सारे ड्रीम्स जो है वो बच्चे के मन में उत्पन्न होते हैं। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि मेरी इस उपाधि से कई सारे बच्चों को एक सपना देखने को मिलता है, वो सपना देखते हैं उससे कि हम भी ये करेंगे। तो उस अनुरूप कल से जब वो पोस्ट वायरल हुई तो बहुत सारे स्टूडेंट ने मैसेजेस किए कि सर ये कैसे करते हैं, इसकी क्या प्रक्रिया रहती है। तो चूंकि अब मेरी हो चुकी है तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको इसकी एक सामान्य प्रक्रिया समझाऊं, बताऊं कि ये कैसे होती है। हालांकि करने वाले बच्चे वैसे ही कर लेते हैं, मैं प्रक्रिया नहीं बताऊंगा तो भी कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा आसान हो जाता है। मैं बात शुरू करूं उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि भारत में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, चाहे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हो, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, इन सारी यूनिवर्सिटीज़ की खास बात ये होती है हर यूनिवर्सिटी का अपना एक सिंडिकेट होता है। सिंडिकेट में कई सारे सदस्य होते हैं और वो एक ऑर्डिनेंस लाते हैं और ऑर्डिनेंस को राज्यपाल हस्ताक्षर करता है। उसके बाद में उस यूनिवर्सिटी से संबंधित नियम बनते हैं। तो कौन सी यूनिवर्सिटी किस तरह से पीएचडी करवाएगी वो उस ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हर यूनिवर्सिटी की पीएचडी करवाने की प्रक्रिया अलग अलग होती है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की अलग रहेगी, दिल्ली विश्वविद्यालय की अलग रहेगी, राजस्थान में आओगे तो राजस्थान यूनिवर्सिटी की प्रक्रिया अलग रहेगी, और जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की प्रक्रिया अलग रहेगी। आप जिस भी विद्यालय में जाएंगे हर विद्यालय की प्रक्रिया में थोड़ा थोड़ा चेंजेस सभी में आता है, डिफरेंस आते हैं उसमें। ठीक है, तो मैं जो बात करूंगा वो उन सामान्य बिंदुओं पे करूंगा जो सभी यूनिवर्सिटीज में कॉमन है। जो भिन्नताएं हैं उनको जानने के लिए आप जिस यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते हैं वहां उसका ऑर्डिनेंस डाउनलोड करके रिसर्च डिपार्टमेंट में जाके पीएचडी के रेगुलेशन पढ़ लें। आप 2-4 पेज से ज़्यादा नहीं होंगे, तो वहाँ आपको कोई स्पेशल प्रोविज़न है, कोई स्पेशल बात है तो वहाँ जानने को मिल जाएगी। बाकी कॉमन बातों पर चर्चा मैं आज इन 9 प्रश्नों के जरिए करना चाहूँगा। आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको डेफिनेटली इसका फायदा होगा। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न ये उपजता है कि पीएचडी आखिर है क्या। देखिए विद्यार्थियों, पीएचडी भी एक डिग्री है और इससे अधिक कुछ नहीं है। जिस तरह से आप ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद में एक और डिग्री आती है जिसे हम पीएचडी कहते हैं। पीएचडी की फुल फॉर्म होती है आपकी डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी। अब डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी का मतलब ये नहीं है कि फिलोसॉफी के लिए है। फिलोसॉफी एक विषय बाद में बना। फिलोसॉफी का मतलब होता है आप किसी भी विषय के किसी टॉपिक का एक दर्शन विकसित हो जाता है, उसके बारे में आप सोच पाते हैं, उसको आप उन आंखों से देख पा रहे हैं जो प्रत्यक्ष नहीं है, आपके सामने नहीं है, लेकिन उसको आप अनुभूति कर पा रहे हैं। जब एक विषय के संबंध में आपका इस प्रकार की दृष्टि विकसित हो जाती है, उस दृष्टि को हम फिलोसफी कहते हैं। अगर आप एक शोध कार्य के जरिए उस दृष्टि को प्रमाणित करते हैं तब आपको पीएचडी की डिग्री दी जाती है। इसे अपन जनरली एक डॉक्टर के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो पीएचडी क्या है? बहुत सिंपल सा प्रश्न है कि एक डिग्री है और ये ऐसी डिग्री है जो शोध कार्य करने पर अवार्ड की जाती है। ठीक है, पहली बात। और अब दूसरी बात ये आती है कि कई लोग मानद पीएचडी धारक होते हैं, कुछ अवार्डी होते हैं, अर्जित पीएचडी होती है।
अब पीएचडी दो टाइप की होती है। कुछ वेल नोन पर्सन होते हैं जो काफ़ी एमिनेट पर्सनैलिटी होती है, जो बहुत प्रसिद्ध होते हैं अपने एरिया में, तो उनको बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो आपकी एक ऑनर के रूप में मानद पीएचडी देती है। मानद पीएचडी में कोई शोध नहीं करना पड़ता, यूनिवर्सिटी बस उस व्यक्ति को अपना एलुमनी बनाने के लिए एक प्रकार से उसको यूँ कहिए कि पीएचडी प्रदान करती है और वो पीएचडी ग्रहण करता है। ठीक है, ऐसी उपाधियों को मानद पीएचडी कहते हैं, जिसमें कोई शोध कार्य, रिसर्च नहीं हुआ, कोई किताब नहीं लिखी गई, ये किसी भी प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया गया, बस उसको दी गई, वो किसी को भी दी जा सकती है। आजकल तो मानद पीएचडी आप 25-30 हज़ार रुपये में भी, मुझे कहना नहीं चाहिए ऑन कैमरा, लेकिन ये आज की सच्चाई बन चुकी है कि निजी विश्वविद्यालय मानद पीएचडी यूं ही दे देते हैं, है ना। किसी को भी चाहिए वो तिकड़म बिठा के भी ले लेते हैं लोग। लेकिन हाँ, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है आपकी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, वहाँ से ऐसे पीएचडी आसानी से मानद नहीं मिलती, वो उन्हीं को देते हैं जो उसको डिजर्व करते हैं। आप कई बार देखते होंगे कि अमिताभ बच्चन को पीएचडी अवार्ड करी, वो लोग थीसिस नहीं लिखते हैं, उनको यूनिवर्सिटी देती है। बट एक बात ध्यान रखना, मानद पीएचडी जिसको मिली है वो अपने नाम के आगे डॉक्टर यूज नहीं कर सकते, ना उस मानद पीएचडी का अपने एकेडमिक में कहीं फ़ायदा ले सकते। ऐसा नहीं है कि कल को यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर की भर्ती आए और मानद पीएचडी वाली कोई डिग्री डाल दे कि मुझे इसमें शामिल करो, वो आप शामिल नहीं होंगे। मानद पीएचडी केवल दिखाने की है, बस उसको शामिल किया जाता है, वो जनरली डॉक्टर अपने नाम के आगे यूज़ भी नहीं कर सकता। हालांकि आजकल तो लोग करते हैं, ये तर्क संगत नहीं है। ठीक है, तो इसका कोई यूज नहीं है मानद पीएचडी का। दूसरी होती अर्जित पीएचडी, अर्न के जैसे आप कह सकते हो, ये वो पीएचडी होती जो वाकई में हम लोग करते हैं। इसमें थीसिस लिखी जाती है, इसमें पूरी प्रक्रिया फॉलो की जाती है, ये आपकी सेवा में आपको फ़ायदा देती है, ये आपके प्रोफेसर वगैरह की पात्रता को सुनिश्चित करती है। ये ऐसी पीएचडी है जिसको करके आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो उपाधियों का अंत वाला जो आर्टिकल है उसमें भी लिखा गया कि शैक्षणिक रूप से अर्जित उपाधि को आप अपने नाम के आगे लगा सकते हैं, तो वो अर्जित पीएचडी ही लगाई जा सकती है। मानद वाले हालांकि लगा तो लेते हैं, बट वो एक एथिकल नहीं कह सकते आप उसको। ठीक है, तो मानद पीएचडी क्या होती है, अर्जित क्या होती है। तो आप कोशिश यही करिए कि आप अगर स्टूडेंट हैं और शिक्षा में अपना भविष्य देख रहे हैं तो अर्जित पीएचडी की ओर जाना। ये मानद पीएचडी अगर आपको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या कैम्ब्रिज देती है तो ले लेना, बाकी अपना तिकड़म मत बिठाना, कोई काम की नहीं है। ठीक है, तीसरा है पीएचडी किस हेतु करें। पीएचडी किस हेतु की जाए, ये 3 बिंदु है यहाँ पे। आप पीएचडी क्यों करें। पहला बिंदु ये है, अगर आप चाहते हैं कि कई लोग शौकिया ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि उसके नाम के आगे ऐसा डॉक्टर लगे, कुछ लोग इसलिए करते हैं, बस कोई बाकी ज़्यादा इंटेंशंस नहीं होते। कुछ ऐसे होते हैं जो शोध करने के बड़े यूं कहिए कि इंटरेस्टेड होते हैं, जिनकी हॉबी होती है रिसर्च करना, कई छोटे छोटे क्षेत्रों में जाना, कई जो उजागर क्षेत्र नहीं है उन पे काम करते हैं। ऐसे कई लोग रुचि से काम करते हैं। ऐसे रुचि से काम करते हैं तो कुछ लोग इसलिए भी पीएचडी करते हैं। ठीक है, और तीसरा और अहम कारण ये होता है कि यूनिवर्सिटीज़ में जो प्रोफेसर वगैरह लिए जाते हैं उनके लिए पीएचडी आजकल अनिवार्य कर दी गई है मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में, और पीएचडी वाले को वरीयता दी जाती है। हालांकि राजस्थान की कॉलेज एजुकेशन में पीएचडी को अभी कोई वरीयता नहीं है। हालांकि नौकरी प्रोफेसर की अगर कॉलेज शिक्षा में सर्विस लग जाती है तो उसके बाद ज़रूर पीएचडी वाले का 2 साल प्रमोशन जल्दी हो जाता है। बाकी कोई फ़ायदा नहीं है, आपको भर्ती प्रक्रिया में कोई फ़ायदा नहीं है अभी तक। लेकिन हमें जहाँ तक लग रहा है कि भविष्य में पीएचडी को वरीयता दी जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे जो नए रेगुलेशंस आए थे यूजीसी के, उसमें भी कह दिया था कि आने वाले समय में आपके एकेडमिक रिकॉर्ड देखा जाए, है ना, एपीआई इंडेक्स बनाया जाए। उस हिसाब से लगता है कि 2030 और उसके बाद की जो भर्तियाँ आएगी कॉलेज शिक्षा की, उसमें बहुत संभावना, प्रबल संभावनाएं है कि पीएचडी है वो नेट की तरह अनिवार्य कर दे। ठीक है, तो ये पीएचडी जो है प्रोफेसर के लिए ज़रूरी मानी जाती है भर्ती के लिए, और यूनिवर्सिटी में तो ऑलमोस्ट अनिवार्य हो चुकी है, और कॉलेजेस में भी अभी तक तो राजस्थान कॉलेज शिक्षा में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि 2030 के आसपास है वो राजस्थान कॉलेज शिक्षा में भी ये पीएचडी जो है अनिवार्य कर दी जाएगी। तो अगर उच्च शिक्षा के लिए कोई ऐसा देखना चाहते हैं कि भाई मुझे करनी है, तो उसको अभी से रेडी हो जाना चाहिए। ठीक है, पात्रता क्या होती है पीएचडी के लिए, कौन पीएचडी कर सकता है, इसमें ये प्रश्न शामिल नहीं है, मैं शामिल कर रहा हूँ। पात्रता क्या होती है, कौन व्यक्ति पीएचडी कर सकता है।
अब देखिए, पहली पात्रता तो ये होती है कि आपके पास में मास्टर डिग्री हो, है ना। मास्टर का मतलब ये होगा कि एमए हो या एमकॉम हो, एमएससी हो, एमटेक हो, जो भी हो आपके पास में अगर मास्टर डिग्री है, और मास्टर डिग्री में कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने 55% का रूल्स बनाया है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर परसेंटेज का कोई रूल्स नहीं है, मास्टर हो जाना चाहिए। नेट कोई ज़रूरी नहीं है पीएचडी के लिए, है ना, कोई ज़रूरी नहीं है, और मास्टर के परसेंटेज भी आवश्यक नहीं है, और नेट होना भी आवश्यक नहीं है पीएचडी के लिए। इस बात का ध्यान रखना, बस पीएचडी के लिए केवल और केवल एमए, एमकॉम, एमएससी होना ज़रूरी था, एक शर्त ये है। दूसरा ये है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति नवीन जो आई अभी, इस नवीन शिक्षा नीति में ये कहा गया है कि अगर आपके पास मास्टर नहीं भी है तो भी आप पीएचडी कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास में जो स्नातक हुआ, आपका ग्रेजुएशन हुआ है, वो ग्रेजुएशन 4 साल का हो, 4 ईयर का। अभी राजस्थान में जैसे बीए बीएड इंटीग्रेटेड चल रहा है, इस प्रकार का अगर ग्रेजुएशन है किसी के पास में, 4 साल का ग्रेजुएशन, आप कोई भी यूनिवर्सिटी में किसी भी स्टेट में अगर 4 साल आपने बीए या बीएससी करी है, 4 साल मतलब 8 सेमेस्टर दिए हैं या 4 परीक्षाएं दी है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, फोर्थ ईयर, तो ऐसे स्टूडेंट 4 ईयर्स और 75% कुछ छूट भी आरक्षण के अनुसार उनके 4 ईयर में इंटीग्रेटेड कितने 75% हो, तो ऐसे स्टूडेंट जो है वो आपके पहले ही बीए के बाद सीधा पीएचडी कर सकते हैं। ये रूल्स जून 2024 से मतलब अब से लागू हो रहा है, ठीक है। तो पीएचडी की ये पात्रताएं रहती। कई बार ऐसे स्टूडेंट पूछते हैं, सर नेट नहीं है, मैं पीएचडी कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, नेट के बिना भी कर सकते हैं, परंतु समस्या क्या आती है, नेट के बिना पीएचडी के लिए एडमिशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पीएचडी के एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट बनती है यूनिवर्सिटी की, मेरिट लिस्ट में नेट को अच्छे खासे अंक दिए जाते हैं। तो नेट नहीं होता है तो आपका क्या है कि अंक कमजोर पड़ जाते हैं, तो आप उसमें चयन प्रक्रिया से बाहर हो सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि आप पात्र नहीं है, पात्र तो रहते हैं, बिना नेट का भी पीएचडी कर सकता है, ठीक है। तो एक तो ये पात्रता होगी। अब बात यह आती है कि आप पीएचडी कहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। पीएचडी आप विदेश से भी कर सकते हैं, पीएचडी किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय से कर सकते हैं, है ना, और पीएचडी आप निजी विश्वविद्यालय से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं बात बताऊं निजी विश्वविद्यालय, अब जहाँ तक निजी विश्वविद्यालय की बात है, तो यहाँ पे पीएचडी करने के लिए आप कम से कम, मैं बता रहा हूँ, 3.5 से 4 लाख रुपए आपको चाहिए होंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी 1 साल की जो फीस होती है तकरीबन 1 लाख के आसपास होती है। अगर 3 साल की मिनिमम अगर अपन पीएचडी माने तो आप मान के चलिए 3 लाख रुपए तो ये सीधे चले गए। फिर इनके कई हिडन चार्जेस होते हैं, इनरोलमेंट का चार्ज अलग, कोर्स वर्क का चार्ज अलग, फिर आप प्री वाइवा देने जाते हैं तो वहाँ 10,000 का चार्ज अलग, फिर आप अगर सबमिशन करवाने जाते हैं तब वो कुछ पैसे और ले लेते हैं, फिर आपके ऐसे करते करते 10,000, 10,000, 5,000 करते करते 50,000 ही और ले लेते हैं। तो करीबन 3 से 3.5 लाख रुपए तो यूनिवर्सिटी 3.5 लाख रुपए ले लेती है। फिर आप पूरी थीसिस को टाइप करवाओगे, 20,000 टाइपिंग के लग जाते हैं, फिर उसको 4 या 5 कॉपी में बाइंड करवाना पड़ता है ना, तो 60-70 हज़ार रुपये वहाँ लग जाते हैं। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी आप मान के चलिए कि आपको पीएचडी लगभग 5 लाख रुपए में पड़ेगी, क्योंकि लाख रुपए तो पीएचडी को टाइप करके बाइंडिंग करवाने के आ जाते हैं। 20,000 टाइपिंग का खर्चा आ जाता है, क्योंकि लगभग 300-250-300 पेज की थीसिस होती है, ठीक है, अच्छा खासा पेज यूज होता है, फिर उसको 4 बुकलेट में उसको करना पड़ता है, तो 50,000 रुपये वो बाइंडिंग के लिए प्रेस वाला ले लेता है, 70,000 तो ये हो गए सीधे ही, कुछ और चार्जेस भी हो जाते हैं, और फिर पुस्तकें वगैरह लाओगे करोगे। तो अगर आपके पास में 5 लाख रुपए हैं तो आप निजी विश्वविद्यालय की ओर जा सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट में ऐसे कोई चार्ज नहीं है, गवर्नमेंट के चार्ज जो है वो ये टाइपिंग और बाइंडिंग का जो कुछ चार्ज रहेगा वो रहेगा, बाकी बहुत अधिक चार्ज है नहीं। तो गवर्नमेंट की पीएचडी लाख रुपए तक पड़ जाती है ना, इससे अधिक पीएचडी का चार्ज गवर्नमेंट में नहीं लगता। निजी में 5 लाख रुपए कम से कम मैं बता रहा हूँ। ये आप दिखेगा तो नहीं, यूनिवर्सिटी से आप बात करोगे वो तो यही कहेंगे कि आपको 80-80 हज़ार की 3 किस्तें देनी है, बात खत्म, लेकिन वो 240 के बाद वो हिडन चार्जेस बताते नहीं है आपको, ठीक है। हालांकि थोड़ा निजी कन्वीनियंट रहता है कि मतलब आपको ठीक रिस्पॉन्स मिल जाता है, टाइमली कई बार काम हो जाते हैं। कई बार कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है कि जहाँ बिल्कुल आपको कोऑपरेट नहीं करते हैं, बड़ी परेशानी होती है। मेरे को भी ऐसी परेशानियाँ देखनी पड़ी थी, बड़ी मुश्किल से चीज़ें आगे बढ़ी। तो ये निजी विश्वविद्यालय मुझे बचना चाहिए। अगर कोई आप अच्छे से देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि
आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की तरह रुख करना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अगर आपका गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो रहा है तो आप अपने एकेडमिक रिकॉर्ड को ठीक करिए, सब्जेक्ट को ठीक करिए और कोशिश करिए कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में हो जाए। तो आपके कम से कम 4 लाख रुपए सीधे बच जाते हैं और आपको फास्ट एंड फ्यूरियस बस करना ही है, बहुत तेज़ त्वरित रूप से 3 साढ़े 3 साल में निपटा देनी है, तो फिर आपको निजी की तरफ जा सकते हो, लेकिन फिर आपको काम पूरा ढंग से करना पड़ता है, तब जाके चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो पीएचडी कहाँ से कर सकते हैं? सरकारी, हालांकि मान्यता दोनों की बराबर है, आप भले गवर्नमेंट से करो भले निजी से करो, केंद्रीय विश्वविद्यालय से करो, कहीं से भी करो, बस ये ध्यान रखना कोई यूनिवर्सिटी फर्जी वगैरह ना हो। यूजीसी की लिस्ट में आप देख लो और अगर आप वहाँ पाते हैं उसका नाम वहाँ पे जेन्यून बिल्कुल, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप उसकी वेबसाइट देखिए, अवार्डी लिस्ट देखिए, पहले के अवार्डी उनसे बात करके फिर पैसे दीजिए, नहीं तो आप फंस जाओगे। फिर कई बार मैंने देखा है कि 2-2 3-3 किस्त भरने के बाद में लोग पीएचडी छोड़ते हैं, तो 1-1.5 लाख रुपए का लॉस फॉरवर्ड का ही ले लेते हैं। ठीक है, ये बात आती है कहाँ से कर सकते हैं, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, आपकी क्षमता के अनुसार देख लेना। अगर इतने रुपए हैं आपके पास में तो निजी की तरफ जा सकते हैं, आपके पास टाइम है, कैलिबर है, आप ढंग के स्टूडेंट हैं, तो आप कोशिश करें कि सरकारी विश्वविद्यालय ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, सेवा के साथ पीएचडी बिल्कुल की जा सकती, कहीं दिक्कत नहीं आती। हाँ, ये है कि हर यूनिवर्सिटी का कोर्स वर्क, आपको केवल कोर्स वर्क ही रेगुलर रह के करना पड़ता है, बाकी कहीं पर भी आपको पीएचडी में कॉलेज जाना नहीं पड़ता। हालांकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ की दिक्कत रहती है, कहीं कहीं 6 महीने का कोर्स वर्क आता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 1 महीने का, जैसे जेएनयू जोधपुर में 1 महीने का है, उसी तरह से आरयू में भी 1-2 महीने का है, शेखावटी यूनिवर्सिटी में भी ऐसे ही है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में रहता है। तो 1 या 2 महीने का आपको कोर्स वर्क रहता है और कई कई जगह 6 महीने का रहता है, जैसे डीयू में 6 महीने का है। आजकल पार्ट टाइम पीएचडी भी हो जाती है। तो कोर्स वर्क के समय आपको रेगुलर जाना पड़ता है, बाकी रेगुलर जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सरकारी सेवक है और अगर आपको पीएचडी करनी है तो आप अपने विभाग से एनओसी लो और एनओसी आप है वो यूनिवर्सिटी में जमा करवा दो और उसके बाद जैसे ही आपका कोर्स वर्क का अनाउंसमेंट होता है आप कोर्स वर्क करिए और कोर्स वर्क जब करते हो उस समय आप लीव ले लीजिए, फिर आपको आगे किसी भी समय लीव की आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर आपको केवल प्री वाइवा में लीव चाहिए और फाइनल वाइवा में लीव चाहिए और आपको सबमिशन में लीव चाहिए, बाकी किसी भी समय लीव की ज़रूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, तो सेवा के साथ बेझिझक पीएचडी कर सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं आती। ठीक है, मैंने भी सेवा के साथ ही पीएचडी की है, क्योंकि मेरी सेवा तो 2011-12 से शुरू हो चुकी थी। पीएचडी तो मैंने 21, 22 और 23 की अवधि में की और 24 में पूरी भी है मेरी पीएचडी भी। ठीक है, पहली बात तो सेवा के साथ की जा सकती है। कई बच्चे ऐसे पूछते हैं कि अन्य डिग्री के साथ पीएचडी की जा सकती है क्या? कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। मतलब जब सेवा के साथ कोई व्यक्ति पीएचडी कर सकता है तो पीएचडी अन्य डिग्री के साथ में भी की जा सकती, कहीं दिक्कत नहीं है। आप रेगुलर डिग्री के साथ में भी पीएचडी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब बात आती है पीएचडी की अवधि क्या रहती है। देखो, अवधि की अगर मैं बात करूं तो सामान्यतः मैं बता रहा हूं, देखो हर यूनिवर्सिटी के नियम अलग है, फिर भी 3 से लेकर 8 वर्ष तक रहता है। ठीक है, 8 वर्ष तक उसको सबमिशन करवाना ही होता है और 3 वर्ष से पहले वो करवा नहीं सकते। हालांकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने ये 2-2.5 साल का रखा है। ये 3 साल कौन से? कुछ यूनिवर्सिटीज़ मानती है कोर्स वर्क के पहले दिन से, कुछ यूनिवर्सिटीज़ मानती है रजिस्ट्रेशन के पहले दिन से, जो भी है 3 साल मान के चलो आप। ठीक है, तो 3 वर्ष से 8 वर्ष। जिस अब आपको जो भी आप मान के चलिए कि अगर आप बहुत तेज़ गति से काम करते हैं और यूनिवर्सिटी का नियम ये है कि सबमिशन 3 साल के भीतर कभी भी करवा सकते हैं, या तो आपको मिनिमम आप मान के चलिए 3 से 8 वर्ष की अवधि होती है। और एक व्यक्ति सामान्य तौर पे मैं देखता हूँ तो 4 साल में पीएचडी लगभग कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 से 4 साल का समय पीएचडी में लगता है। अब बात ये आती है कि पीएचडी हेतु चयन प्रक्रिया क्या है। आप निजी हो चाहे गवर्नमेंट हो, किस तरह से पीएचडी के लिए यूनिवर्सिटी में पीएचडी, ध्यान रखना कॉलेजेस नहीं करवाते, पीएचडी यूनिवर्सिटीज करवाती है। अब इसमें एडमिशन कैसे लिया जा सकता है? देखिए, एडमिशन अगर लेना है आपको तो बड़ा सामान्य सा प्रोसेस है। अब देखो, आप 3 तरीके से एडमिशन ले सकते हो। जैसे आपका जेआरएफ है ना, तो जेआरएफ है तो आप सीधा अप्लाई करिए। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने ये किया हुआ है कि जेआरएफ वालों का रिटर्न नहीं होता और जेआरएफ वाले का सीधा हो जाता है सिलेक्शन पीएचडी के लिए। और फिर अगर जेआरएफ के लड़के अधिक आ जाते हैं और उसमें सीट कम हो
तो फिर JRF वालों का इंटरव्यू भी लिया जा सकता है। ठीक है, एक ये भी तरीका होता है। अगर आपके पास JRF नहीं है, केवल नेट है, आप अप्लाई कर सकते हो, नेट के साथ ही कर सकते हो। फिर वो आपके एकेडमिक रिकॉर्ड बनाते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ क्या करती है कि आपके नंबर जो रिकॉर्ड है वो तैयार करती है। जैसे JRF के 10 नंबर दे दिए, है ना, और नेट के जैसे 7 नंबर दे दिए, और आपके MPhil के है वो 5-7 नंबर दे दिए, 10वीं के इतने, 12वीं के इतने, BA के इतने, ऐसे आपका रिकॉर्ड तैयार करती है। 50 नंबर का ये कर लेती है, फिर 50 नंबर का रिटर्न ले लेती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ क्या करती है, 50 नंबर का रिटर्न करती है और 50 नंबर का इंटरव्यू कर देती है, और कुछ नंबर का कई बार ये कर लेते हैं। कई बार कुछ यूनिवर्सिटीज़ 50 नंबर का इंटरव्यू और 50 नंबर का ये एकेडमिक रिकॉर्ड देख लेती है। तो हर जगह अलग अलग चलता है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में। प्राइवेट में जनरली इतनी दिक्कत आती नहीं है, क्योंकि प्राइवेट वाले JRF और नेट दे के सीधे एडमिशन दे देते हैं, क्योंकि वहाँ 4-5 लाख रुपए देने वाले बच्चे कम ही आते हैं। ठीक है, सीधे एडमिशन हो जाता है। तो JRF, नेट, अच्छा किसी के पास में ना नेट है ना JRF है, ये दोनों ही नहीं है ना, सिर्फ MA है, तो MA वाला भी आपके एडमिशन डायरेक्ट ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि MA का बच्चा जो है वो सीधा अगर एडमिशन लेना चाहेगा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो 10 और इन नंबरों से तो सीधा पिछड़ जाएगा। ठीक है, और रिटर्न होता है, तो रिटर्न के बाद में भी जब इंटरव्यू वगैरह होता है, आजकल तो इंटरव्यू में सिनॉप्सिस मांग लेते हैं और वो उसके बेस पे भी एडमिशन दे देते हैं। तो एडमिशन की प्रक्रिया जो है हर यूनिवर्सिटीज़ की अलग है। आपको जिस यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन लेना चाहें तो कम से कम आप एडमिशन प्रक्रिया को पहले जान लें कि कैसी प्रक्रिया अपनाई गई है। हालांकि अभी शिक्षा नीति ने ये कहा है कि हम एडमिशन प्रक्रिया जो है वो नेट की परीक्षा के जरिए करेंगे, और इसमें 3 चीज़ें हो जाएगी, कैटेगरी A, कैटेगरी B, कैटेगरी C। इसका मैंने वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल रखा, आप उसको अलग से देख सकते हैं। ठीक है, ये किया जा सकता है। अब जिसका JRF हो रखा है उसको तो क्या स्कॉलरशिप मिलती है, हर महीने की 40-45 हज़ार रुपये के आसपास मिलती है। अभी उसको बढ़ाया भी है, और ये स्कॉलरशिप आपके पहले JRF के रूप में मिलती है 3 साल तक, फिर 2 साल तक SRF के रूप में मिलती है। ठीक है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप और जूनियर रिसर्च फेलोशिप, कुल मिला के 5 साल तक छात्रवृत्ति मिल जाती है उसको। अब वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में मिल जाती है, गवर्नमेंट में मिल जाती है। ठीक है, लेकिन यही है कि प्राइवेट में मिलेगी तो फिर आपका कुछ ज़्यादा मिलना कुछ नहीं है, और गवर्नमेंट में आपका हो जाता है तो फिर ठीक ठाक आपको पैसा मिल जाता है। ठीक है, कई लोग तो इसलिए भी PhD कर लेते हैं कि JRF की छात्रवृत्ति आती जाएगी और पढ़ाई होती रहेगी। ठीक है, तो ये चयन प्रक्रिया रहती है, बट मैं यही वापस कहूँगा कि हर यूनिवर्सिटी की चयन प्रक्रिया अलग अलग रहती है। ठीक है, आप ये ना सोचें कि मैं ये बता रहा हूँ सर वहाँ तो ये है, सबकी अलग अलग है। लेकिन हाँ, ये इस प्रकार की रहती है, कई जगह रिटर्न प्लस इंटरव्यू प्लस एकेडमिक रिकॉर्ड देखा जाता है, कई जगह केवल रिटर्न और इंटरव्यू देखा जाता है, कई जगह इंटरव्यू, एकेडमिक रिकॉर्ड और इंटरव्यू देखा जाता है। तो इस टाइप से प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो आप जहाँ करना चाहते हैं उसकी प्रक्रिया देख लें, समझ लें, फिर एडमिशन ले लेते हैं। ठीक है, अब है सबसे ज़रूरी बात कि PhD पूर्ण करने की प्रक्रिया क्या होती है। मान लो आपका किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, अब आप उसको पूरा कैसे करते हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ों को समझना आप, मैं कुछ शब्दावली समझाने की कोशिश करूँगा। सिनॉप्सिस, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ठीक है, कोर्स वर्क, ये शब्दों को समझा देता हूँ, आपको समझ में बात आ जाएगी। ठीक है, और इसके साथ साथ में आपके रिसर्च सुपरवाइजर या शोध निर्देशक कह सकते हो, गाइड कह सकते हो आप इसको, शोध निर्देशक, और प्रगति रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट जैसे कहते हैं, और 2 पेपर, और इसके साथ साथ में आपके प्री सबमिशन, ठीक है, प्री सबमिशन और प्री वाइवा और फाइनल वाइवा। PhD इन चरणों से गुजरती है। मैं एक एक को समझाता हूँ आपको। देखो, सबसे पहला बिंदु आता है सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस एक वो डॉक्यूमेंट्स है जो आप तैयार करेंगे, और उस डॉक्यूमेंट्स में क्या चीज़ें होती है। उस डॉक्यूमेंट में सबसे पहली चीज़ ये होती है आप किस विषय पर PhD करना चाहते हैं, किस टॉपिक पे, सॉरी। जैसे मैंने टॉपिक लिया जैसलमेर का स्थापत्य और सांस्कृतिक वैभव का विश्लेषणात्मक अध्ययन, एक टाइम पीरियड का, तो उसके ऊपर आपको सिनॉप्सिस बनानी है। उसमें आपको क्या लिखना है, उसमें आपको उसकी पहले भूमिका लिखनी है, फिर उसमें कौन कौन से अध्याय है। जैसे मैंने पहला अध्याय लिया कि जैसलमेर की भौगोलिक स्थिति, उसमें सब टॉपिक क्या क्या है।
फिर दूसरा अध्याय, जैसे मैंने लिया जैसलमेर का स्थापना से पूर्व और स्थापना के बाद राजनीतिक जीवन, तो उसमें पूरे जैसलमेर के अंदर वो ले लिए। फिर जैसे तीसरा टॉपिक मैंने लिया कि उनका आर्थिक जीवन, फिर उसका स्थापत्य, फिर उनका सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन। तो इस तरह से आपको सिनॉप्सिस में अध्याय देने पड़ेंगे। उसके बाद में सभी अध्याय की छोटी छोटी डिटेल देनी पड़ती है कि उस टॉपिक में आप क्या क्या लिखने वाले हैं। ये देने के बाद में फिर आपको उन संदर्भ बिब्लियोग्राफी की जानकारी देनी होती है, उसमें लिखना होता है जिसमें आप कौन कौन सी पुस्तकों का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। और इसको मिलाकर कोई 20-25 पेज की आपकी सिनॉप्सिस बनती है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी होती है, ये रिजेक्ट भी की जा सकती है वहाँ पे डीसी के द्वारा, डिपार्टमेंटल कमेटी के द्वारा। जैसे कई बार डीसी भी कहते हैं, आरडीसी भी बोलते हैं, डीआरसी भी कहते हैं, हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग नाम चलता है। अब ये सिनॉप्सिस किस समय लेते हैं? आजकल जैसे शेखावटी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, इन यूनिवर्सिटीज़ में मैंने देखा है कि वो इंटरव्यू रिटन हो गया, रिटन के बाद में जब इंटरव्यू हो रहा है इस समय पहले सिनॉप्सिस मांग लेते हैं, और सिनॉप्सिस मांग के और जब इंटरव्यू में वो सिनॉप्सिस ले जाते हैं उस पर बात करके उसको नंबर दिए जाते हैं। तो कई बार सिनॉप्सिस पहले मांग ली जाती है, कई बार सिनॉप्सिस है वो 1-2 चरण के बाद मांगी जाती है, पर जनरली ये होता है कि आपकी शुरुआत सिनॉप्सिस से होती है, ठीक है। उसके बाद में किसी साहित्य लिटरेचर के ऊपर रिव्यू करना पड़ता है, कोई एक दो बुक पे, कई यूनिवर्सिटी में एक बुक पे रिव्यू करना होता है, और ये भी कोई 15-20 पेज का रिव्यू होता है। आप अगर यूट्यूब पे या फिर आप गूगल पे जाके देखोगे तो आपको कई रिव्यू ऑफ लिटरेचर मिल जाएंगे, डाउनलोड करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे करना है, ठीक। ये भी कोई 10-15 पेज का होता है, बहुत अधिक नहीं होता। कई बार इस यूनिवर्सिटी तक एक शोध निर्देशक, जैसे अपन जनरली गाइड कहते हैं, वो अलॉटमेंट कर दिया जाता है, और कई बार नहीं किया जाता है। कई बार अस्थायी गाइड अलग होता है, स्थायी गाइड अलग होता है। ये दो हो जाने के बाद फिर होता है आपका कोर्स वर्क। कोर्स वर्क में आपको पूरी मैथडोलॉजी समझाई जाती है कि आपको पीएचडी कैसे करनी है, कौन कौन सी शोध प्रविधियों का यूज़ करना है, कौन कौन से स्रोत यूज़ करने हैं, किस तरह से क्षेत्रीय भ्रमण करना है, कैसे लिखना है, किस तरह से करना है, ये सारा कोर्स वर्क में आपको सिखाया जाता है। कोर्स वर्क कई यूनिवर्सिटीज़ में 6 महीने का है, कई यूनिवर्सिटीज़ में 1-2 माह का भी रहता है, ठीक है। हर यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग रहता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी जनरली क्या करती है कि ये अवकाश के दिनों में करवाती है, तो अवकाश ही बच जाते हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा कुछ नहीं होता। अभी जैसे जो इसमें जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में अभी कोर्स वर्क थे, तो उन्होंने अभी करवाए थे, मेरे हिसाब से मार्च में करवाए थे, पूरा महीना है वो चला था, तो कार्मिकों को छुट्टी लेके वहाँ जाना पड़ा था, ठीक है। वो 1 महीने में क्लासें इतनी लगा लेते हैं कि 6 महीने के बराबर का काम कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से कोर्स वर्क होता है, ठीक है। तो कोर्स वर्क ज़रूरी होता है। कोर्स वर्क पूरा हो जाने के बाद में एक टेस्ट होता है, और वो टेस्ट पास कर लेते हैं तो आपको कोर्स वर्क पूर्णता हो जाती है, और इसके बाद में आपका होता है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं एक और बात बताऊँ, कोर्स वर्क पूरा हो जाने के बाद रजिस्ट्रेशन होता है, और कई बार रजिस्ट्रेशन पहले दिन से मान लिया जाता है, जिस दिन सिनॉप्सिस सबमिट होती है उस दिन से रजिस्ट्रेशन मान लेते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ कोर्स वर्क की पूर्णता के बाद में डिपार्टमेंटल कमेटी बैठेगी, उस दिन से रजिस्ट्रेशन मान लिया जाता है, और आपको स्कॉलर नंबर आवंटित हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में या उससे थोड़ा पहले आपको गाइड अलॉटमेंट होता है। देखो ये प्रक्रिया हर यूनिवर्सिटी में ऊपर नीचे होती रहती है, बट ये होता सारा ही है। अब गाइड अलॉटमेंट होगा, और गाइड अब आपका यूनिवर्सिटी से ज़्यादा मतलब नहीं रहता, अब आप जानो और ये गाइड जाना है, ठीक है। शोध निर्देशक कौन होता है? एक पीएचडी किया हुआ व्यक्ति होता है, जिसके अधीन असिस्टेंट प्रोफेसर है तो 4 उसके अंडर में स्कॉलर हो सकते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर है तो 6 हो सकते हैं, फुल प्रोफेसर है तो उसके अंडर में 8 स्कॉलर हो सकते हैं। जैसे अब मेरे अंडर में 4 स्कॉलर पीएचडी करने के लिए आ सकते हैं यूनिवर्सिटी से, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब जो भी स्कॉलर आएंगे वो 6-6 महीने में क्या काम किया है उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट आती है, एक फॉर्मेट आता है बाकायदा हर यूनिवर्सिटी का, वो बना के और अपने शोध निर्देशक को जमा करते हैं। इस तरह से ये 3-4 साल तक चलता रहता है, 3 साल तक, और फिर उसकी सब टॉपिक जो है जो उन्होंने चुना था उस पर वो पूरी थीसिस लिख लेता है। थीसिस लगभग 250 से 300 पेज की हो जाती है। मेरी थीसिस है 309 पेज की, ठीक है, हो जाती है। इस दौरान उसको अपनी थीसिस से कोई 2 पेपर लिखने पड़ते, रिसर्च पेपर, जो किसी जर्नल में पब्लिश करवाने होते हैं, और वो पेपर लास्ट में थीसिस के साथ में अटैच भी होते हैं। तो ध्यान रखना, यूजीसी के नॉर्म्स के अनुसार आपकी पीएचडी के समय में आपको 2 पेपर पब्लिश करवाने होते हैं, साथ में 2 कॉन्फ्रेंस में भाग लेना होता है, वहाँ पेपर वाचन करने होते हैं। तो कॉन्फ्रेंस के सर्टिफिकेट और 2 पेपर वो पीएचडी की थीसिस के साथ में अटैच होते हैं लास्ट में, और कोर्स वर्क की पूर्णता का सर्टिफिकेट भी अटैच होता है, ठीक है। और इस तरह से आपने कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद में आपकी थीसिस आप जमा करवाने जाओगे, उससे पहले
यूनिवर्सिटीज़ आपका प्लेगरिज्म चेक करती है। प्लेगरिज्म क्या होता है कि आपने कहीं नकल तो नहीं करी, और उसमें ये लिखा गया है कि 10% से अधिक अगर आपकी थीसिस में शब्द दूसरे शब्दों से मिलते हैं, कहीं से कॉपी की है आपने, और 10% से अधिक कॉपी हुआ, तो आपकी थीसिस रिजेक्ट मान ली जाएगी, क्योंकि वो चोरी की थीसिस मानी जाती है। तो कोशिश ये करो कि 90% तक आपका मौलिक हो, ठीक है। मेरे जैसे 98% मौलिक आया था, 2% प्लेगरिज्म आया, ठीक है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि इसको 2-5% तक रखना है। अगर इससे अधिक हो गई तो आपकी थीसिस रिजेक्ट मान ली जाती है, ठीक है। प्लेगरिज्म के बाद में फिर आपका प्री सबमिशन और प्री वाइवा होता है। प्री वाइवा में क्या होता है? प्री वाइवा में आपको आपका गाइड और आपके डीन वगैरह जो है वो आपसे प्रश्न करते हैं आपके थीसिस से संबंधित, और आपकी थीसिस में कोई कमियां वगैरह है तो वो बता के वो ठीक करने की कोशिश करते हैं। और ये सबमिशन के पहले की अवस्था है। और आपका प्री वाइवा होता है जिसमें आपका 2-4 लोग आपके सामने अनुभवी लोग बैठते हैं आपके गाइड सहित, और वो आपको बताते हैं कि थीसिस में ये चेंज कर लो। इन सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए आप वापस घर आओगे और अपनी जो थीसिस है उसमें इन्होंने जो सजेशंस दिए थे उसके अकॉर्डिंग आप थीसिस को ठीक करोगे। ठीक करने के बाद में जैसे मान लो 250 पेज की आपकी थीसिस बनी, तो उसके ऊपर प्लेगरिज्म का सर्टिफिकेट, वो पूरी आपको लिस्ट दे देते हैं कि उसमें क्या क्या अटैच करना है, और ये सारी सारी आप टाइप तो होती है और आप उसको बाइंडिंग करवा देते हैं। 4 भाग करवा देते हैं इसके, मतलब 4 कॉपी में। 4 कॉपी में से आप 1 कॉपी आपके पास ही रहती है और 3 कॉपी यूनिवर्सिटी में जमा हो जाती है, ठीक है। वो इसे हम कहते हैं सबमिशन। अब आपका सबमिशन हो गया। सबमिशन होने के बाद में क्या होता है, यूनिवर्सिटी क्या करती है, उस 3 कॉपी जो यूनिवर्सिटी के पास है, एक यूनिवर्सिटी के पास रहेगी, 2 एक्सटर्नल के पास भेजेगी, 2 बाहर के प्रोफेसर के पास भेजेगी। एक्सटर्नल कौन होंगे? इसकी 8 एक्सटर्नल की लिस्ट जो है वो आपका गाइड जो है वो यूनिवर्सिटी को भेजता है। उनमें से रैंडमली 2 लोगों को उठाया जाता है और 2 लोगों को उनके डाक के द्वारा घर थीसिस भेजी जाती है उनके, ठीक है। किन को भेजी जाएगी ये बहुत सीक्रेट रहता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। जिनके घर पे ये पीएचडी थीसिस जाएगी वो लोग इस थीसिस को पढ़ेंगे, पढ़ के एक रिपोर्ट बनाएंगे, और रिपोर्ट तैयार करने के बाद में वो रिपोर्ट मेल और डाक के द्वारा यूनिवर्सिटी को भेज देंगे, और वो थीसिस भी वापस यूनिवर्सिटी भेज देंगे, वो दोनों एक्सटर्नल। उन दोनों में रिपोर्ट आ जाने के बाद में एक गाइड के पास में भी कॉपी जाती है, जो तीसरी कॉपी है, गाइड की रिपोर्ट भी वापस वहाँ पे जाएगी। उसके बाद में क्या होगा, दोनों एक्सटर्नल में से एक एक्सटर्नल का चयन किया जाएगा यूनिवर्सिटी के वीसी के द्वारा, और उसको बुलाया जाएगा वाइवा के लिए। और फिर गाइड और आपका जो एक्सटर्नल एग्जामिनर जैसे हम कहते हैं, जो आपका वाइवा लेने आएगा बाहर से, वो दोनों डिस्कस करके और आपकी डेट तय करते हैं कि किस तारीख को इनका वाइवा करना है। और फिर दिन आता है पीएचडी अवार्ड का, फाइनल वाइवा। फाइनल वाइवा शुरू होता है, उसमें एक आपके गाइड होते हैं, आपके डिपार्टमेंट में वाइवा होता है, एक वो एक्सटर्नल होता है जिसको यूनिवर्सिटी की तरफ से बुलाया जाता है, वो 8 की लिस्ट में से किसी एक को बुलाया जाता है, उस एक्सटर्नल को एग्जामिनर बोलते हैं, 2, और फिर विभाग पूरा साथ में बैठता है, और फिर थीसिस से रिलेटेड कई सारे प्रश्न आपसे सबके सामने किए जाते हैं, और आपको उनका समाधान करना होता है। और उसके बाद में एग्जामिनर अगर खुश हो जाता है तो वो कह देता है कॉन्ग्रेचुलेशन, और आप पीएचडी के योग्य हैं, और वो लिख के दे देता है, उसके साथ ही उसकी पीएचडी अवार्ड मान ली जाती है। अगर वहाँ पे सुपरवाइज़र जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आया है उसने कह दिया कि नहीं ये पूरी कॉपीड है और ये काम किसी और ने किया है, तो वहीं आपकी पीएचडी रिजेक्ट हो जाती है। कई बार ऐसी स्थितियाँ आ भी जाती हैं, हालांकि जनरली कम होती है। तो इस तरह से पीएचडी की प्रक्रिया पूर्ण होती है। काफ़ी लंबी प्रक्रिया, काफ़ी जटिल प्रक्रिया, पूरा टाइम देना पड़ता है, तब जाके ये चीज़ें होती हैं। बट मेरा ये मानना है कि अगर आपको हायर एजुकेशन की और अपना ड्रीम देख रहे हैं तो आपको डेफिनेटली करनी चाहिए, क्योंकि भविष्य आप समझ लीजिए कि पीएचडी के बिना हायर एजुकेशन में जाना भविष्य में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी 3-4 साल तो चल जाएगा, लेकिन उसके बाद बड़ी स्थितियाँ जटिल हो सकती हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न था आपके कि पीएचडी पूर्ण करने की प्रक्रिया क्या है। और लास्ट प्रश्न है कि पीएचडी अवार्ड। अब जैसे ही आपने वाइवा दे दिया फाइनल वाइवा के अगले दिन ही आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, और फिर जब भी यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन सेरेमनी होती है, दीक्षांत समारोह, उसमें आपको टोपी पहनाई जाती है, और उसको क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, और वहीं पे आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी का। जिस दिन आपका फाइनल वाइवा होता है उस दिन से आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं।
जिस दिन भी फाइनल होता है उस दिन आपके नाम के आगे डॉक्टर शब्द यूज किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना, कहीं पर भी इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पीएचडी में आपका रजिस्ट्रेशन से लेकर और फाइनल वाइवा होने तक आप कभी डॉक्टर का नाम का यूज ना करें। ये इलीगल है और आपका गाइड आपको किसी भी समय बाहर कर सकता है, आपको डीआरसी में रिजेक्ट किया जा सकता है। तो फाइनल वाइवा से पहले आप डॉक्टर नहीं लगा सकते। कई लोग लगाते मैं देखता हूँ, पर नहीं लगा सकते आप कहीं पर भी अपना पद नाम यूज नहीं कर सकते। आपको हर जगह रिसर्च स्कॉलर लिखना पड़ता है। आप ये 2 पेपर भी भेजेंगे ना, उस 2 पेपर में भी जैसे मेरा पेपर है तो मेरे लिखा हुआ है गणपत सिंह, नीचे लिखा हुआ है शोधार्थी। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं लिख पाऊंगा वहां पे। तो ये सारा का सारा जब भी इतना काम करोगे, यहाँ पे आप एक शोधार्थी के रूप में हैं, चाहे आप कलेक्टर क्यों ना, हर जगह आपके नाम के नीचे शोधार्थी लगेगा। आप कहीं पर भी डॉक्टर शब्द का यूज नहीं कर सकते। डॉक्टर का यूज कब होता है? जब आपका फाइनल वाइवा हो जाता है और आपको एग्जामिनर की तरफ से हरी झंडी मिल जाती है, वो कह देता है वहीं पे कि भाई आप जो है वो इस हेतु पात्र है और पीएचडी प्राप्त करने की आपको बधाई हो। उस समय से आप डॉक्टर लगाने के हकदार हैं, उससे पहले बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें आप। तो ये पीएचडी अवार्ड हो जाती है और पीएचडी अवार्ड के साथ ही फिर आप है वो सारी डिग्रियां हासिल कर लेते हैं जितनी भी एजुकेशन जगत की है। इसके बाद एक डीलिट और होती है, जो मतलब पीएचडी पूरी कर जाने के बाद में उसी विषय को थोड़ा और बढ़ा के और थीसिस 500-600 पेज की कर दी जाती है और फिर आपको डीलिट दी जाती है। तो डीलिट के नाम के आगे कुछ भी नहीं लगता, बस डॉक्टर ही रहता वैसे। तो पीएचडी सबसे बड़ी डिग्रियों में से एक मानी जाती है। तो मैं इसको लास्ट में थोड़ा सम अप कर देता हूँ। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है और अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर इसको सुन लेना, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहली बात, पीएचडी क्या है? तो एक हाईएस्ट एकेडमिक डिग्री है जो आपके नाम के आगे डॉक्टर शब्द देती है और साथ में एक रिसर्च गाइड पुस्तक या यूं कहीं थीसिस आपको देती है, आपको लिखनी होती है वो। ठीक है, मानद क्या होती है? जो कोई भी यूनिवर्सिटी बिना किसी शोध के आपको दे देती, लेकिन उसका आप कहीं यूज नहीं कर सकते, ना नाम के आगे कर सकते, ना एकेडमी में कर सकते। अर्जित क्या होती है? जिसमें आप कोई टॉपिक पे काम करते हैं और उस टॉपिक पे काम करने के बाद में आप है वो एक थीसिस लिखते हैं और फिर उस थीसिस पे आपको पीएचडी जो दी जाती है उसे अर्जित पीएचडी कहते हैं। ये आपको डॉक्टर नाम उपाधि भी प्रदान करता है, साथ साथ में यह आपको एक प्रकार से एकेडमी में भी फायदा देता है। ठीक है, पीएचडी किस लिए करनी चाहिए? अगर आप एकेडमी में जाना चाहते हैं तो जरूर करनी चाहिए। कई बार लोगों को डॉक्टर लगाने का शौक होता है, वो भी कर लेते हैं। कई बार लोगों को शोध ही उसकी हॉबी होती है, रिसर्च करना, वो भी करते हैं। ठीक है, कहाँ से कर सकते हैं? तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं, लेकिन उसमें 4-5 लाख रुपए की नीड रहती है। गवर्नमेंट में भी कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इतने पैसे तो नहीं चाहिए, लेकिन काम वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टली होता है। प्राइवेट में थोड़ा सा कन्वीनियंट रहता है, आपके अनुसार चीज़ें चल जाती है। कई बार आना जाना कम पड़ता है, कई बार वो कोर्स वर्क वगैरह छुट्टियों पे रख लेते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखते हैं वो। और लेकिन यहाँ पैसे इतने लग जाते हैं, फिर सामान्य एक स्टूडेंट के बस की बात नहीं रहती। ठीक है, टाइम लगभग बराबर ही लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट वाले भी टाइम 3-4 साल में कई बार कर लेते हैं और कई बार प्राइवेट वालों में भी 7-8 साल में होती नहीं है। ठीक है, सेवा के साथ पीएचडी कर सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। डिग्री के साथ में भी कर सकते हैं, बस कोर्स वर्क में आपको एब्सेंट रहना पड़ता है छुट्टी के साथ, बाकी कहीं दिक्कत नहीं है। बस हाँ, अगर आप सेवारत है तो एनओसी लेनी पड़ेगी, सेवारत नहीं है तो एनओसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, पीएचडी की अवधि क्या होती है? मैंने कहा कि लगभग 3 साल मिनिमम लगते ही लगते हैं, अधिकतम 8 वर्ष तक आप सबमिशन नहीं करवाते तो आपका रिजेक्ट हो जाता है। उसको भी आप आगे बढ़ाने की प्रोसेस भी रहती है कुछ। चयन प्रक्रिया क्या है? तो मैंने आपको बताया हर यूनिवर्सिटी का अलग है। कई बार जेआरएफ नेट के जरिए कर लेते हैं, प्राइवेट वाले तो वैसे ही ले लेते हैं। ठीक है, और जहाँ तक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की बात है तो वहाँ रिटर्न भी होते हैं। कई जगह रिटर्न के साथ में इंटरव्यू होता है, कई बार इंटरव्यू के साथ ही सिनॉप्सिस मंगवा लेते हैं, कई बार रिटर्न इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट मतलब एकेडमिक रिकॉर्ड तीनों को मिला के मेरिट बनाई जाती है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की चयन प्रक्रिया बहुत टफ हो चुकी है। अब मैं बताऊं, मेरे कई साथी ऐसे हैं जिनका एडमिशन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में 2-3 साल से हो नहीं रहा है। तो आप सोचिए कि उनके पास नेट, जेआरएफ, एकेडमिक सब है, लेकिन नहीं हो रहा है क्योंकि एकेडमिक रिकॉर्ड कमज़ोर रहे हुए हैं, है ना। तो वो है प्रक्रिया क्या है पीएचडी पूर्ण करने की। तो इस प्रक्रिया को मैंने इन तत्वों के सहारे पूरा समझाया कि आपको सिनॉप्सिस बनानी होती है, 15-20 से 25 पेज लगभग बन जाती है।
इसमें आपको उस टॉपिक के बारे में लिखना होता है जिसको आप आगे थीसिस में लिखने वाले हैं, ठीक है। जैसे मेरा टॉपिक था जैसलमेर की इतिहास और सांस्कृतिक वैभव, तो उसके बारे में मैं आगे क्या क्या लिखूंगा थीसिस में, वो सारा सिनॉप्सिस में शॉर्ट में लिखा जाता है, ठीक है। फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर तैयार करना पड़ता है, ये भी 10-15 पेज का आराम से हो जाता है। फिर यूनिवर्सिटी आपको कोर्स वर्क करवाती है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है इन सारी प्रोसेस के बाद में। और रजिस्ट्रेशन की डेट क्या रहेगी वो तय नहीं होता, वो कई यूनिवर्सिटी में कोर्स वर्क के पहले दिन को रजिस्ट्रेशन डेट माना जाता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कोर्स वर्क पूर्णता को रजिस्ट्रेशन डेट माना जाता है, सब में अलग अलग माना जाता है। इनके बाद में एक आपको सुपरवाइजर आवंटित होते हैं, जैसे हम शॉर्ट में सामान्य शब्दों में गाइड बोलते हैं, उसे शोध निर्देशक भी कहा जाता है, वो आवंटित होता है। फिर आप जानो और शोध निर्देशक जाने। अब हर 6 महीने की प्रोग्रेस रिपोर्ट शोध निर्देशक आपसे मांगते हैं और आप जमा करते हो। अगर आप JRF है तो प्रोग्रेस रिपोर्ट टाइम पे आ रही है तो आपकी मंथली छात्रवृत्ति भी आती रहती है, ठीक है। और शोध निर्देशक के सानिध्य में ही आप पूरी थीसिस लिखते हैं। इस अवधि में आपको 2 काम और करने होते हैं। अभी जिस टॉपिक पे आप रिसर्च कर रहे हैं उसके 2 पेपर आपको पब्लिश करवाने होते हैं, प्लस आपको किसी 2 कॉन्फ्रेंस में भाग लेना होता है। हालांकि कई जगह एक कॉन्फ्रेंस में भी चल जाता है, लेकिन इतना आप कर लिया कीजिए, ठीक है। और इसके साथ साथ में आपको जैसे ये सब होता है, आपकी थीसिस लगभग तैयार हो जाती है, फिर आपका प्री वाइवा होता है। प्री वाइवा में आपके सामने गाइड और 2-3 बाहर के लोग बैठते हैं और वो आपको बताते हैं कि आपकी थीसिस में क्या कमी है। अगर कोई कमी नहीं है तो ठीक है, अगर कोई कमी है तो बताते हैं। आपको उनके सामने अपनी सब थीसिस को प्रेजेंट करना पड़ता है, ठीक है। कोई कमी वमी है तो उसको ठीक करवा के फिर प्री सबमिशन होता है उस दिन। उसके बाद में उसको फाइनल रूप दिया जाता है, और फाइनल जब रूप देते हैं तो आपके द्वारा लिखे गए जो थीसिस के पेजेज हैं, चाहे जैसे मेरे 309 पेजेस थे, उनके साथ में 2 पेपर अटैच कर लो, 2 सर्टिफिकेट, वो सारी लिस्ट आपको मिल जाती है ना। और इसका प्लेगरिज्म होता है, मतलब आपका नकल जांच होती है कि आपने कहीं कॉपी तो नहीं करी है। 10% से अधिक प्लेगरिज्म आते हैं, आपकी थीसिस रिजेक्ट हो जाती है। तो फिर आप जहाँ जहाँ से चीज़ें लेते हो उसको रेफरेंस देना पड़ता है पूरा का पूरा, और फिर प्लेगरिज्म की रिपोर्ट भी साथ में लगानी पड़ती है। मेरा जैसे 98% है वो मौलिक आया था, 2% प्लेगरिज्म आया था, बहुत बढ़िया माना जाता है ये, ठीक है। उसके बाद में सब चीज़ें फाइनल हो जाती है, सबमिट हो जाता है। सबमिशन के बाद में आप सबमिशन करवाते हो तो आप 4 कॉपी बनाते हो थीसिस की, एक आपके पास रहती है, 3 यूनिवर्सिटी के पास आती है। यूनिवर्सिटी क्या करेगी, उन तीनों को भेजेगी बाहर, 2 एक्सटर्नल के पास भेजेगी, एक आपके गाइड के पास आएगी। एक्सटर्नल कौन होंगे, इसकी 8 लोगों की एक लिस्ट आपका गाइड यूनिवर्सिटी को देता है, इसमें आपका कोई योगदान नहीं होता। इन 8 में से किन्हीं 2 के पास, ये यूनिवर्सिटी तय करेगी, 2 के पास आपकी गाइड, आपकी जो थीसिस है उसको भेज दिया जाता है, और फिर वो 2 लोग थीसिस को पढ़ के एक रिपोर्ट बना के वापस यूनिवर्सिटी भेजते हैं, और आपका गाइड भी रिपोर्ट बना के यूनिवर्सिटी भेजता है। फिर यूनिवर्सिटी के VC तय करते हैं कि इन दोनों जो एक्सटर्नल है उनमें से किसको वाइवा के लिए बुलाना है। एक व्यक्ति को वाइवा के लिए बुलाया जाएगा। अब वो जिसको बुलाया जाएगा उसकी सूचना ये सब इसको दे देते हैं, शोध निर्देशक को। फिर शोध निर्देशक और बाहर से आने वाला जो एक्सटर्नल है, जो एग्जामिनर के रूप में आएगा, वो दोनों मिलकर एक डेट तय करते हैं कि इस दिन फाइनल वाइवा करना है, और इसकी सूचना आपको कौन देगा, आपका गाइड देगा। फिर क्या होगा, उस दिन आप वहाँ जाओगे, आपका गाइड भी आएगा और साथ में वो एग्जामिनर भी आएंगे जिसके पास एक्सटर्नल की हमारी थीसिस गई थी। ये 2 लोग ये हो जाएंगे, फिर आपका पूरा डिपार्टमेंट आता है और उनके सामने आपका फाइनल वाइवा होता है। वाइवा में आपसे प्रश्न किए जाते हैं आपकी थीसिस से रिलेटेड, ठीक है। और फिर जब थीसिस से रिलेटेड प्रश्न होते हैं और उन प्रश्नों को आप संतोषजनक जवाब देते हैं, एक्सटर्नल खुश हो जाता है, उनको लगता है कि हाँ आप PhD के लायक हैं, तो वहीं पे आपको बधाई दे के कह देता है कि आप डॉक्टर बन गए। उसके बाद आप डॉक्टर के नाम का यूज कर सकते हैं, इस तक आप यूज़ नहीं कर सकते। इस तक आपको रिसर्च स्कॉलर ही लिखना पड़ता है, शोधार्थी लिखना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से PhD पूर्ण की जा सकती है। लगभग 3-3.5 साल की प्रक्रिया है। मेरी PhD 3.5 साल में पूरी हुई। मैंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी में करी और टांटिया यूनिवर्सिटी में करी थी, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा आना जाना बड़ा मुश्किल था। उस समय हेल्थ भी सही नहीं थी और कोविड में मुझे एडमिशन मैंने लिया था, फ्री भी था उस समय। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में मेरा हुआ था 3 यूनिवर्सिटी में, बट मेरे लिए ये था कि मैं यात्रा उस समय कर नहीं सकता था, अल्सर की वजह से काफ़ी परेशान था। तो मैंने सोचा प्राइवेट देखूंगा तो मेरे को ज़्यादा आना जाना नहीं पड़ेगा, रहना करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि काम करने में दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत होती है आने जाने में, रहने में,
घर से बाहर रह नहीं सकता, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रहती उस समय बहुत। तो मैंने प्राइवेट का चयन किया था और उसके बाद मैंने कोविड में काफ़ी कुछ कार्य कर लिया था। और फिर जब वापस चीज़ें ठीक हुई तो उसके बाद धीरे धीरे स्मूथली काम होता गया और अभी 10 मई 2024 को मेरा अवार्ड हो गया। तो लगभग 3 वर्ष और 5 महीने का समय लगा और पीएचडी का काम मेरा पूरा किया गया मैंने। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब शोध कैसे करें, सिनॉप्सिस कैसे लिखें, है ना, ये सारी चीज़ें आप अपने गाइड से जानेंगे तो बेहतर रहेगा। इस पे अपन अलग वीडियो बना के बात कर सकते हैं कभी। इसमें इतना ही मेरा बताने का उद्देश्य था कि मैं पीएचडी के बारे में आपको मोटी मोटी जानकारी दूँ। अब कोई बिंदु मेरे से अगर छूट गया है तो मुझे याद करवा देना, कोई मेजर बिंदु हुआ तो मैं वीडियो बना दूंगा, नहीं तो आप इतने में संतुष्ट हो जाना। और कहीं चूक जाते हो, कहीं और समझने की इच्छाएं हो तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके और आप उसका ऑर्डिनेंस देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या रेगुलेशंस रहते हैं, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी के अलग होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।